नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन.न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। रिपोर्ट्स का दावा, चीनी विमान को जानबूझकर नीचे लाकर क्रैश कराया गया था। चीन के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में इस साल मार्च में एक चीनी बोइंग विमान क्रैश हुआ था। उसमें सवार सभी 133 लोग मारे गए थे। अब इस चीनी विमान के बैक बॉक्स से मिली जानकारी ने हर किसी को चौंका दिया है। बैक बॉक्स से मिली जानकारी से पता चलता है कि चाइना ईस्टर्न जेट के विमान को जानबूझकर ऊंचाई से नीचे लाकर क्रैश कराया गया था। इस जानकारी के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि इस साल की शुरुआत में दुर्घटनाग्रस्त हुई चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस कॉर्प जेट के ब्लैक बॉक्स से पता चला है कि बोइंग कंपनी के विमान की जानबूझकर नोज क्रैश लैंडिंग की गई थी। श्रीलंका संकट बिकेगी, नेशनल एयरलाइंस सैलरी देने के लिए नोट छापने पड़ रहे हैं। श्रीलंका की नई सरकार ने देश में घाटे को रोकने के लिए राष्ट्रीय एयरलाइंस को निजीकरण की योजना बनाई है। इसलिए जल्द ही एयरलाइंस को भी बेचा जाएगा। नए पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सैलरी का भुगतान करने के लिए नोट छापने पर मजबूर हो रहा है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में विक्रमसिंघे ने कई अहम और ठोस फैसले लेने की बात कही। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में कहा कि मार्च 2021 से खत्म हुई वित्त वर्ष में श्रीलंका की एयरलाइंस 45 बिलियन रुपए के घाटे में थी। अरुणाचल में चीन के साथ क्या है सीमा विवाद, भारत के किन किन इलाकों पर है ड्रैगन की नजर। भारत के दो ऐसे पड़ोसी हैं जिनके कारण उसकी सीमा पर हमेशा तनाव बना रहता है। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद है तो चीन के साथ न सिर्फ लद्दाख बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी सीमा विवाद चल रहा है। चीन भारत के हजारों किलोमीटर हिस्से पर अपना दावा करता है। पूर्वी लद्दाख में तो चीन के साथ मई 2020 से ही तनाव बना हुआ है, लेकिन अब अरुणाचल से सटी सीमा पर भी ड्रैगन अपनी और पक्का निर्माण कर रहा है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारतीय सेना के पूर्वी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने बताया कि चीन अरुणाचल से सटी सीमा पर अपनी और तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। चीन ने सीमा के उस पार रेल, सड़क और एयर कनेक्टिविटी बढ़ा ली है। गांव भी बसाए जा रहे हैं जिनका दोहरा इस्तेमाल किया जा सकता है और तो और वहां 5G मोबाइल नेटवर्क भी तैयार कर लिया गया है। आसाम में 26 जिले बाढ़ से प्रभावित, बचाव कार्य से जुड़ी सेना, अमित शाह ने दिया मदद का भरोसा। पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। प्रदेश में 26 जिलों के 4 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कचार जिले में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से हालात की जानकारी ली और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, असम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद बने हालात को लेकर चिंतित हूँ। स्थिति को जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा से बात की। एनडीआरएफ की टीमें पहले से ही तैनात कर दी गई है। केंद्र सरकार ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। नए मदरसे को अनुदान देने के सभी रास्ते बंद, योगी कैबिनेट। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए मदरसों को अनुदान देने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। वर्ष 2016 में अखिलेश सरकार द्वारा मदरसों को अनुदान देने के लिए लागू की गई नीति को योगी सरकार ने खत्म कर दिया है। कैबिनेट बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। इस नीति के आधार पर ही मदरसा प्रबंधक अनुदान प्राप्त करने के लिए न्यायालय के शरण में जाते थे। दरअसल वर्ष 2003 तक मान्यता पाने वाले मदरसों को अनुदान देने के लिए तत्कालीन सपा सरकार ने नीति बनाई गई थी। अब आप यूपीआई ऐप के जरिए एटीएम से निकाल सकेंगे कैश। अभी तक एटीएम से कैश निकालने के लिए आप डेबिट कार्ड या ओटीपी बेस्ड ऑप्शन का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं अब फोन पे, पेटीएम और गूगल पे जैसे यूपीआई ऐप की मदद से भी आप एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। कुछ समय पहले इस फीचर की घोषणा की गई थी। इसे लेकर अब एनसीआर कॉर्पोरेशन सभी एटीएम को अपग्रेड भी कर रही है। मशीन अपग्रेड होने के बाद यूपीआई ऐप के जरिए आप कैश निकाल सकेंगे। दिल्ली एनसीआर में मौसम का बदला मिजाज, कुछ इलाकों में हल्की बारिश। दिल्ली एनसीआर में बुधवार सुबह से ही मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। आसमान में बादल छाए हुए हैं जिससे लोगों को तेज धूप से राहत है, लेकिन उमस ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोग पसीने से तलबदल हो चुके हैं।
वहीं दिल्ली एनसीआर में बुधवार तड़के बादल भी गड़गड़ाए और बेहद हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इस बीच दिल्ली के साथ ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी के बाद हल्की हवा भी चल रही है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार से लेकर आगामी 3 दिनों के दौरान आसमान साफ रहेगा। इस दौरान आंशिक रूप से बादल तो छाए रह सकते हैं, लेकिन गर्मी में इजाफा होगा। इतना ही नहीं, अधिकतम तापमान में भी इजाफा होगा। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऐसे ही नहीं जाने देगा, ज्ञानवापी दिल्ली में किया गया ऐलान। ज्ञानवापी प्रकरण में भले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पक्षकार नहीं है, लेकिन वह भी कमर कस अखाड़े में कूदने की तैयारी कर रहा है। बुलाई गई बोर्ड की आपातकालीन बैठक में तय हुआ कि बात चाहे ज्ञानवापी की हो या मथुरा तथा कुतुब मीनार की, इन मामलों में प्रतिवादी पक्ष के वकीलों के साथ वह पूरी शिद्दत के साथ खड़ा रहेगा। आनन फानन में बुलाई गई AIMPLB की बैठक में यह तय हुआ कि ज्ञानवापी प्रकरण में वह हर तरीके से मदद करेगा, खास तौर से कानूनी तौर पर। कुल मिलाकर यह तय हुआ कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऐसे ही ज्ञानवापी को जाने नहीं देगा, बल्कि मजबूती से इसके लिए लड़ाई लड़ेगा। मुंबई में अब विदेश जाने वाले यात्री दूसरी खुराक के 3 महीने बाद ले सकते हैं प्रिकॉशन डोज। मुंबई में अब विदेश जाने वाले यात्री दूसरी खुराक के 3 महीने बाद ले सकते हैं प्रिकॉशनरी डोज। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वालों के लिए कोविड टीकों की दूसरी और तीसरी खुराक का अंतर घटाने संबंधित केंद्र के फैसले को BMC ने लागू करने की घोषणा की। BMC ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी निजी और सरकारी टीकाकरण केंद्रों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें, केंद्र ने शुक्रवार 13 मई को कहा था कि नौकरियां, शिक्षा और कारोबारी उद्देश्य से विदेश जा रहे लोग कोविड-19 रोधी टीके की दूसरी खुराक लेने के 3 महीने बाद किसी भी वक्त प्रिकॉशनरी डोज ले सकते हैं। आपके घर में गेहूं नहीं बल्कि सोना पड़ा है, इसे साल बढ़ेंगे दाम। एक्सपोर्ट बैन होने के बावजूद देश की तमाम मंडियों में गेहूं के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से ऊपर चला रहा है, क्योंकि इस साल रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है। फिर गर्मी में इजाफा होने के कारण उत्पादन कम होने का अनुमान लगाया गया। इन दोनों वजहों से इस बार गेहूं के दाम में अच्छी खासी तेजी है, जबकि आमतौर पर गेहूं के दाम भारतीय बाजार में MSP के नीचे ही हुआ करता था। अंतर्राष्ट्रीय वजहों से उत्पादन में कमी के कारण इस साल आपके घर में पड़ा हुआ गेहूं सोने के समान हो गया है। जानकारों का कहना है कि गेहूं का दाम इस वर्ष 2500 रुपए प्रति क्विंटल से कम नहीं होगा। राजस्थान के अजमेर स्थित वावर मंडी में 16 मई को गेहूं का दाम अधिकतम 2900 रुपए क्विंटल बिका। LIC का बुरा हश्र, अब भारत पेट्रोलियम में हिस्सेदारी बेचने पर बदला सरकार का मूड। देश के सबसे बड़ी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम की शेयर बाजार में खराब शुरुआत के बाद अब सरकार सतर्क नजर आ रही है। न्यूज़ एजेंसी रिस्कॉट की खबर के मुताबिक सरकार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन में समूची हिस्सेदारी नहीं बेचेगी। रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि सरकार BPCL में 20 से 25% तक हिस्सेदारी बेच सकती है। इसके लिए बेलियां आमंत्रित करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अब भी बातचीत शुरुआती चरण में है। अब तक सरकार ने अपनी समूची हिस्सेदारी 52.98% बेचकर 8 से 10 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा था। कोरोना की वजह से विनिवेश की प्रक्रिया धीमी थी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, सभी पर पड़ेगा असर। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 7वें वेतन आयोग के तहत बन रही है। 7th पे कमीशन के तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के रूप में फायदा मिलता है, लेकिन अब इसी बीच सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खबर दे सकती है। इससे पहले भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जुलाई 2016 में कहा था कि अब वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए कोई नया पैमाना आना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने सूत्रों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग लाने पर कोई विचार नहीं कर रही है। अब सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर तय की जा सकेगी। कोरोना की चौथी लहर का खतरा टला, 10 दिनों के संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी। देश में फिलहाल कोरोना की चौथी लहर का खतरा टल चुका है।
है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि अभी चौथी लहर का खतरा नहीं है, लेकिन सरकार संक्रमितों की लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग करा रही है ताकि किसी भी नए वेरिएंट आने की स्थिति तुरंत उसका पता चल सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में के दौरान नए संक्रमण 2000 से भी नीचे दर्ज किया गया है। कुल 1569 संक्रमण दर्ज हुए, जो इस महीने के सबसे कम है। बता दें, इस महीने 7 मई को सबसे ज्यादा 3805 नए संक्रमण एक दिन में दर्ज किए गए थे। पिछले महीने 12 अप्रैल को कोरोना के दैनिक मामले सबसे कम 796 दर्ज किए गए थे और उसके बाद इनमें बढ़ोतरी शुरू हो गई थी। मोबाइल फोन की गलत लत अब बच्चों पर भी हावी हो रही है। बच्चों की आंखें इस कदर खराब हो रही है कि उनको बड़े बड़े नंबर के ऐनक लग रहे हैं। काफी बच्चे सिर दर्द की शिकायत लेकर भी डॉक्टरों के पास जा पहुंचे हैं। अभिभावकों की लापरवाही कहे या स्कूल प्रबंधकों की ओर से पढ़ाई का अधिक बोझ बच्चों की नज़र पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। गर्मी के इस भीषण मौसम में एक तरफ जहां पारा 40 डिग्री के पार है, वहीं दूसरी तरफ लू लगने के सिविल अस्पताल में भी कई बच्चे आंखें की समस्या को लेकर पहुंच रहे हैं। इसमें आंखों में जलन होना, आंखें लाल होना, आंखों से पानी निकलना आदि समस्याएं शामिल है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट, लखनऊ का नाम बदलने के भी संकेत। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहले कार्यकाल में इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम बदल गया। उनकी सरकार के दूसरे कार्यकाल में राजधानी लखनऊ का नाम बदलने के संकेत मिलने लगे हैं। लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे पर 14 मई को प्रख्यात साहित्यकार पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह ने लखनऊ का नाम लखनपुरी करने की मांग रखी, तो कल सीएम योगी आदित्यनाथ के एक ट्वीट से इसको मजबूती मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमवार को लखनऊ दौरे पर चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमौसी पर लैंड करने के बाद उनके स्वागत में सीएम योगी आदित्यनाथ के एक ट्वीट के बाद तो इलाहाबाद और फैजाबाद के बाद अब लखनऊ का भी नाम बदलने के संकेत मिलने लगे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह ट्वीट असौमी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए खींची गई फोटो को टैग करते हुए किया। पीएम योगी ने बताया, सीएम योगी के मिशन लाउडस्पीकर के पीछे क्या मंत्र, जमकर की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि अगर कानून सबके लिए एक जैसा न होता तो योगी सरकार लाउडस्पीकर उतरवाने के में सफल नहीं होती। सूत्रों के मुताबिक यह नसीहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देर रात योगी मंत्रिमंडल के साथ हुई बैठक में दी। उन्होंने एक पूर्व डीजीपी के ट्वीट का जिक्र करते हुए कहा कि वह उन्हें 30 वर्ष से जानते हैं। वह ऐसे अधिकारी नहीं है कि किसी भी सरकार के कहने पर कोई सराहनीय बात लिख दे। उन्होंने सही ही लिखा कि योगी सरकार लाउडस्पीकर उतरवाने के लिए सफल हुई है। देश में दिल्ली सहित उत्तर भारत में चिलमिलाती गर्मी से परेशान है, तो दूसरी तरफ असम में बाढ़ से हाहाकार मचा रहा है। राज्य में कई हिस्से तो भारी बारिश, बाढ़ व भूस्खलन से प्रभावित है। कुछ जिलों में हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं कि वहां भारतीय सेना का अब बचाव कार्य शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को हिम्मत बिस्वा शर्मा से हालात की जानकारी ली और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। असम के 26 जिलों में बाढ़ से 4.03 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जमाइका में बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, यहाँ की संस्कृति ने भारत को हमेशा ही किया आकर्षित। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। दोनों देशों के बीच अभी तक सुलह नहीं हो पाई है। ऐसे में दुनिया भर के मुल्क रूस पर पाबंदियां लगा रहे हैं। इसी बीच कनाडा ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन समेत लगभग 1000 रूसी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा ने शाही इजदाज मस्जिद को सील करने के लिए महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दायर याचिका पर अगली सुनवाई 1 जुलाई को तय की गई है। साथ ही मध्य प्रदेश में नागरिक निकाय और पंचायत के चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार पर सुनवाई होगी। आरक्षण देने के आधार को लेकर सरकार का पक्ष सुना जाएगा, इसके बाद निर्णय सुनाया जाएगा। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था मैगजीन .न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
આસ્થા મેગેઝીન અલગ છે, અનોખું છે, દેશને અર્પણ છે. AasthaMagazine.news ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ, સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ. આસ્થા ગુજરાતી મેગઝીન. વધારે માહિતી માટે વિઝિટ www.asthamagazine.news.